हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर जो एनसीईआरटी की किताबों का है और सीबीएसई के स्कूलों में जिसकी मान्यता दी गई है। ये चैप्टर ख़ास तौर पे बात करता है पूरी यूरोप में कैसे नेशनलिज़म जो है वो डेवलप हुआ, और इस चैप्टर के माध्यम से हम ये भी देखते हैं कि नेशनलिज़म की जो स्पिरिट है लोगों में वो कैसे बनती है। इसके अलावा दुनिया के जो सबसे ताकतवर यूरोप उस समय में था वो एक एक करके कैसे डेवलप हुआ, और इस चैप्टर में सबसे पहली बात हम फ्रांस से करेंगे। तो हुआ ऐसा था कि फ्रांस के अंदर में 1789 में एक रेवोल्यूशंस हुआ जिसको पूरी दुनिया के लिए एक टॉर्च बियर के तौर पे देखते हैं, और उस रेवोल्यूशन की शुरुआत जो है हमने बदलाव देखे हैं। लेकिन बदलाव देखने का जो स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट हुआ तो हमने एक लेटर ऑन में जाके देखा कि जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बनता है तो कुछ हद तक तो रिपब्लिक कंसेप्ट को उन्होंने डेवलप किया, लेकिन बाद के समय में आके जब नेपोलियन के बाद के समय में हमने फ्रांस के अंदर में ये देखा कि दोबारा से पुरानी वाली सिस्टम डेवलप हो गई थी जो बोर्बन डायनेस्टी की थी, और वो फिर से रूल करना शुरू हो गई थी। तो फ्रांस में रेवोल्यूशन का जो दूसरा दौर है यानी कि सेकेंड स्टेप्स है, वहाँ पे आके हमें एक आर्टिस्ट के द्वारा बने हुए कुछ चित्र की जानकारी मिलती है, कुछ पेंटिंग की जानकारी मिलती है, और वो आर्टिस्ट जो है जिसका नाम है फ्रेडरिक सोरी। फ्रेडरिक सोरी की जो आर्ट वर्क है वह पूरे यूरोप के लिए एक समझो कि एक नई रोशनी लाती है, और वो रोशनी ये है कि वो चाहता है कि पूरी दुनिया में सोशलिज्म और डेमोक्रेसी हो। वो अपने पेंटिंग के थ्रू ये दिखाना चाहता है कि पूरी दुनिया में कैसे लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को मान्यता प्राप्त करते थे, कैसे फ्रांस के अलावा जर्मनी के लोग, इटली के लोग, इवन अमेरिका के लोग और बाकी जगहों के लोग कैसे अपने अपने तरीके से अपनी कंट्री का फ्लैग डेवलप कर रहे थे और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जो एक होमेज पे करने जा रहे थे। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो सेंटर के में दिखाया गया है पिक्चर में, उसमें ये दिखाया गया है कि उनके एक हाथ में तो चार्टर की किताबें हैं यानी कि लॉ की किताबें, और दूसरे हाथ में जो है टॉर्च है जो एम्पावरमेंट को दिखाता है, यानी कि आपको अगर नॉलेज मिल जाती है तो कैसे आप नॉलेज मिलने के बाद एम्पावर हो जाते हो, इसके बारे में भी जिक्र करता है। आगे के पेज में हम देखते हैं कि कैसे यूरोप के अंदर में नेशनहुड का कंसेप्ट आया, यानी कि राष्ट्र बनने की प्रक्रिया, राष्ट्र के निर्माण होने की प्रक्रिया में कैसे बदलाव हुआ, ये भी हमें फ्रांस के अंदर में देखते हैं। दोस्तों, चैप्टर के शुरुआती दौर में ही हम देखते हैं कि फ्रांस में रेवोल्यूशंस हुआ है, और रेवोल्यूशंस के आने के बाद एक बहुत बड़ा 5 बदलाव हुआ, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव था कि जो फ्रेंच किंगडम थी वहाँ पे अब पूरी तरह से एक एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं थी, बल्कि एक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंसेप्ट आ गया था। दूसरा ये था कि पूरे फ्रांस के अंदर में ट्रांसपोर्टेशंस, गिल्ड सिस्टम को ठीक कर दिया गया। फ्रांस के लोगों को अब फ्रांस जो है वह एक एज ए फादरहुड यानी कि फादर के फिगर के तौर पे देखने को मिलता था, और फ्रांस के लोग अपने आप को एक सिटीजन बोलते थे, यानी कि वहाँ पे एक वर्ड भी यूज किया गया है, ला पेट्रे एंड द ला सिटियन, मतलब द फादरलैंड एंड द सिटीजनशिप। ये फ्रांस में हमें जो है देखने को मिलता है। और फ्रांस के अंदर में हमने ये भी देखा है कि कैसे बाद के समय में जैकोबिन क्लब डेवलप होती है, और जैकोबिन क्लब पूरे फ्रांस के लोगों को एकता, समानता यानी कि इक्वलिटी, यूनिटी, इन सब चीज़ की बातें सिखा के जाता है। और शुरुआती दौर में तो हम ये देखते हैं कि जैकोबिन बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में जब रॉबेस्पियर का रूल आता है फ्रांस में तो बड़ा क्रूअल हो जाते हैं, जिसमें हमने गुलिटिन्स वगैरह की भी जिक्र है। आपको मैं यहाँ पे नेपोलियन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नेपोलियन ने 1804 में एक अपनी कोड लाई थी जिसको नेपोलियन सिविल कोड बोलते हैं,
उन्होंने कुछ बहुत बड़े बदलाव किए थे। सबसे बड़ा बदलाव जो नेपोलियन किया था फ्रांस के अंदर में, वो ये था कि फ्रांस की जो लोगों को, कुछ लोगों को जो एक अलग से अधिकार मिला था, तो वो राइट अब ख़त्म कर दी गई थी, एक्स्ट्रा राइट मिल ख़त्म हो गई थी। अब इक्वलिटी आ गई थी, मतलब सभी लोग लॉ के सामने में समान है। उसके बाद जो और भी बदलाव देखे कि स्टैंडर्ड वेट में जोर आ गया था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स अच्छा हो गया था, फ्यूडलिज्म ख़त्म हो गई थी, पूरे तरीके से जो है अब सिंगल सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था। और हमने देखा कि फ्रांस के जो नेपोलियन का जो रूल है वो एक बड़ा पॉपुलर हुआ, लेकिन पॉपुलर तो हुआ, साथ में एक बहुत बड़ी ये भी हुआ कि जो एक्सपेक्टेशन नेपोलियन ने लोगों को किया वो पूरा नहीं हुआ। और बाद में 1815 में यानी 1815 में 4 देशों के आर्मी ने मिल के नेपोलियन को हरा दिया, जिसमें आपको जो है जिन लोगों ने हराया था नेपोलियन को, यानी कि डिफीट किया था, उसमें ब्रिटेन है, आपका रसिया है, ऑस्ट्रिया है और प्रूसिया है। इन चारों ने मिलके जो है उनको हरा के और फिर से फ्रांस के अंदर में एक नई बदलाव आई और फ्रांस में जो है एक फिर से एक रिपब्लिक कंसेप्ट को रिस्टोर करने की बात की गई थी। लेकिन हम जब बात करें कि फ्रांस के अंदर में नेशनलिज्म जो कैसे कुक हुआ, कैसे प्रोसेस में आया, तो उसके अंदर में 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर में हम लोग ये देखेंगे कि फ्रांस में पूरी तरीके से सिस्टम को 3 हिस्से में बांट दिया गया था, जिसमें ड्यूचेज किंगडम होते थे और तीसरा जो सबसे बड़ा होता था वो कैंटोन होता था। और एथेनिक तरीके से जो ग्रुप्स बटे होते थे फ्रांस में, अब सभी लोगों को साथ लाने की बात भी हो रही थी। और फ्रांस के जो एरिस्टोक्रेसी और जो मिडिल क्लास लोग थे, अब जिनके पास में पावर था, तो वो आपस में उनकी साठगांठ होती थी और वो आपस में मिल के जो है एम्पायर को चलाते थे। लेकिन यहीं पे एक पढ़ा लिखा तबका आता है जो लिबरलिज्म को सपोर्ट करता है और साथ में वो कहता है कि पूरे फ्रांस के लोगों को समानता के साथ साथ वोटिंग राइट भी मिलनी चाहिए, जिसके लिए वोटिंग राइट के साथ साथ एक नया सिंगल विंडो टैक्स की बात भी होती है, जिसको जोलाब्रियन बोलते हैं, और जिसमें जोलाब्रियन के अंदर में ये तय किया गया था कि आदमी अगर एक बार टैक्स दे दिया तो उन्हें बार बार टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उनको जो है किसी तरीके से जो है अब किसी राजा के सामने झुकने की भी ज़रूरत है। अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो हम ये देखेंगे कि फ्रांस में 1815 में फिर से कंजर्वेटिज्म आ गया था, फिर से ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने जो हराया था, तो उसमें फिर से दोबारा से हमें देखने को ये मिलता है कि फ्रांस के अंदर में जो डायनेस्टी रूल थी वो फिर से आ चुकी है। और फ्रांस के जो मेजर प्रोविंस है, मेजर जो इलाके हैं, बेहतर जो हिस्से थे, ये चारों कंट्री ने आपस में बांट लिया और फ्रांस में बंदरबांट जो है वो शुरू हो चुकी थी। इसमें एक नए दौर का सिपाही आता है, जिसमें जिस्पी है, गैरिबाल्टी है और मैजनी है। मैजनी ने बहुत बड़ा बदलाव किया के टाइम तक में ही उन्होंने ये किया कि 2 सीक्रेट सोसाइटी चलाता था, यंग इटली और यंग यूरोप, और इसके माध्यम से वो चाहता था कि इटली को एक स्ट्रॉन्ग सुपर पावर बनाना है। शुरुआत में तो वो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन बाद में उनके द्वारा बनाए गए सीक्रेट सोसाइटी काफ़ी सक्सेस हुए। और ऑस्ट्रिया का एक राजा होता है जो मैजनी को कहता है, जिस भी मैजनी को, कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो इस तरह से दोस्तों मैंने एक यूनिट जो है इस चैप्टर का ख़त्म किया। थैंक यू एवरीवन।